कल आप लोगों ने यानी इसके पहले वाली वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ा। बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने एक एक टॉपिक त्रिभुजों के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर बिल्कुल विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया। इसके अलावा आप लोगों को थ्योरम्स यानी प्रमेय भी सिद्ध करवाई, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है। शायद आप लोगों ने रिवीजन उसका कर लिया होगा और उसको दोहरा भी लिया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा, ठीक है ना। आप इसके बाद हम आगे चलते हैं। थोड़ी हमने भूमिका वैसे पिछले वीडियो में कर दी थी, और आज हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो टॉपिक लेके चल रहे हैं आपके त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं समरूपता, कॉन्ग्रेंस एंड कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वैसे हमने थोड़ी सी भूमिका लास्ट में अपने पिछले वीडियो में, त्रिभुज वाले वीडियो में आप लोगों को बता दी थी, लेकिन चूंकि ये टॉपिक अच्छा है और इस टॉपिक का जो यूज है वो कई थ्योरम्स में आगे देखने को मिलता है। ख़ास तौर से जो 9th 10th में कई थ्योरम्स सर्किल वाली थ्योरम्स भी हैं, कई थ्योरम्स क्वाड्रिलेटरल वाली हैं, चतुर्भुज वाली, वृत्त वाली और त्रिभुज वाली। कई थ्योरम्स में इस कॉन्ग्रेंस और कॉन्ग्रेंट दोनों का यूज होता है, तो इसका हमें जानकारी, इसकी हमें अच्छी तरह से इसकी दोनों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, लगभग एक हफ्ता होने वाला है और आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे और बड़े शहर के भी बच्चे देख रहे हैं। काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोगों को प्यार स्नेह, आप लोगों की प्यार स्नेह हमें दूनी ताकत बढ़ाता है और हमें इस प्रकार के और ज़्यादा मेहनत करके, यदि कोई मैसेज आता है तो आप बेहिचक, यदि कोई आपको कोई कमी नज़र आए या कोई आप समझें कि इसमें इतना और सुधार होना चाहिए, तो आप लोग इस पर भी निश्चित कमेंट्स करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। और हमें गर्व होता है जब आप लोगों के कुछ ऐसे सकारात्मक के साथ साथ कुछ सुझावात्मक कमेंट्स भी आते हैं, तो हमें वो अच्छा लगता है कि हम उसमें और सुधार करें। और आप लोगों के सुझाव से हमारी दूनी ताकत बढ़ती है और आप लोगों के प्यार और स्नेह से हम निश्चित ही आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आप मैथमेटिक्स के सिर्फ रेगुलर देखते जाइए, तो 6th to 7th और 9th 10th, इसके अलावा 6th से नीचे वाले भी बच्चे पूरी तरह से आप परिपक्व हो जाएंगे और मैथ आपको चुटकियों में आने लगेगी। चलिए हम चलते हैं। आज का टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो हमने बताया था बच्चों, पहले ऐसी मौखिक समझ लेते हैं। सर्वांग सम, सर्व धन अंग धन समता। ठीक, अगर इसकी संधि विच्छेद करें सर्वांग समता की, तो सर्व धन अंग धन समता। सर्व माने सभी, अंग माने अंग, समता मीन्स समान। सभी अंग जिसके समान होते हैं उसको हम सर्वांग समता कहते हैं। वो आपको जब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताया था, त्रिभुज के बारे में बताया था, तो त्रिभुज में कुल कितने अंग होते हैं?
भूल गए क्या? हाँ, 6 अंग होते हैं। राइट, शाबाश, 6 अंग होते हैं। और वो 6 अंग कौन कौन से होते हैं? हाँ, बिल्कुल राइट कहा, 3 कोण और 3 भुजाएं। त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं। तो सर्व धन अंग धन समता, सर्व माने सभी, अंग, कुल कितने अंग होते हैं? 6 अंग। यदि किसी त्रिभुजों के सभी अंग समान हों तो उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। किन्हीं 2 त्रिभुजों के, अब तुलना तो करनी पड़ेगा, किन्हीं 2 त्रिभुजों के यदि सभी अंग समान होते हैं तो हम उसे दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता कहते हैं। लेकिन अब हम इसके विस्तृत रूप से चलते हैं कि यदि हमें त्रिभुजों के सभी अंगों में से अगर मात्र 3 अंग पता चल जाए, दोनों त्रिभुजों में अगर 3 अंग पता चल जाए, चाहे दोनों की तीनों साइड्स, तीनों की भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं पता चल जाएं, तीनों बराबर हैं, या दोनों त्रिभुजों की 2 भुजा 1 कोण, या दोनों त्रिभुजों की 1 भुजा 2 कोण, और तीसरा होता है अगर दोनों राइट ट्राइंगल हैं तो राइट ट्राइंगल, पहला तो यही हो गया, दूसरा उसका कर्ण और लंब, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। अगर ये तीनों बराबर हैं तब भी दोनों राइट ट्राइंगल भी समरूप होंगे। तो इस प्रकार से कुल 4 इसके प्रगुण होंगे। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि समरूप क्या है। समरूपता वैसे जैसे ये हाथ आप देख रहे हैं और इसी हाथ के ऊपर यदि हम ये हाथ रख दें तो समरूपता का ये है कि फिर यदि हमने किन्हीं भी 2 त्रिभुज को छोड़ करके अन्य को भी यदि हम समरूपता में लें तो यदि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर या दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के ऊपर पूर्णतः यदि हम रख देते हैं, चाहे इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दें और चाहे इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दें, तो देखो दूसरा नहीं दिखना चाहिए, पूरी तरह ढक ले। और ये कंडीशन दोनों तरफ से लागू होगी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से लागू हो जाए। एक तरफ से तो कोई भी बड़ी चीज रख दो तो ढक जाएगी, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु को, दूसरी वस्तु पहली वस्तु को पूर्ण रूप से ढक ले तो वो समरूप माने जाएंगे। लेकिन अगर सही रूप में वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमारे दोनों हाथ सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, सर्वांग सम नहीं है, सभी अंग समान नहीं है। क्यों? इसीलिए नहीं है क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारा दाहिना हाथ ज़्यादा चलता है, किसी का बायां हाथ ज़्यादा चलता है, तो जो हाथ ज़्यादा यूज करते हैं उसमें और इस हाथ में दोनों में अंतर होता है। तो ये दोनों सर्वांग सम वैसे नियमानुसार नहीं होते हैं, सिर्फ हमने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया है। बाकी दोनों हाथ ये सर्वांग सम नहीं कहे जा सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें समरूप तो कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो कह सकते हैं। समरूपता क्या है? समरूपता ये है कि दोनों की डिजाइन एक हो, मतलब दोनों की डिजाइन एक हो। यानी अगर हम साधारण सी भाषा में कह लें तो यदि किसी के 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 जुड़वा भाई हैं बिल्कुल एक साथ, तो कहते हैं जुड़वा भाइयों में काफ़ी चीज़ें समानता होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों भाई सभी अंगों में समान हो, यानी सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। तो इसका एक मैं खास उदाहरण बता दूं कि सभी मनुष्य समरूप तो हो सकते हैं, रूप में समान तो हो सकते हैं। रूप में कैसे समान? कि सभी के यहाँ पर नाक है, आँख है, आँख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुँह है, हाथ है, पैर है। तो 2 मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य समरूप तो हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम कभी नहीं हो सकते हैं, चाहे वो जुड़वा क्यों ना हो। और समरूपता में और सर्वांग समता में यही अंतर है कि 2 मनुष्य सर्वांग सम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा हम उसको मैथमेटिकल आपको पूरा इसके प्रकार बता रहे हैं।
तो पहले हम आते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता हमने बताया था कि त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं। तो पहली जो कंडीशन है इसकी है, उन 6 अंगों में से हमने जी बताया है तुम्हें अभी, उन 6 अंगों में से अगर 3 अंग समान हो गए, वो भी कंडीशन है, मतलब तीनों एंगल को छोड़ करके तीनों एंगल समान होंगे तब हम उसको सर्वांग सम नहीं मान सकते हैं। क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। पहली कंडीशन है एस एस, पहला प्रकार है सर्वांग समता का, भू 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 सर्वांग समता। अब तुम लोग कहोगे कि जी भू भू क्या लिख दिया है, 3 बार भू भू लिखा है ना, ठीक है। भू 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 सर्वांग समता, यानी ये है एस 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 कॉन्ग्रेंस, ठीक है। एस का मतलब साइड। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की, यदि किसी किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों क्रमागत भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक त्रिभुज है यार तुम्हारा, एक हो गया ABC और दूसरा मान लो PQR है। तो तीनों साइड, उसकी तीनों साइडें भू 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता, यानी इसकी AB साइड इक्वल टू PQ साइड, BC साइड इक्वल टू QR और AC साइड इक्वल टू PR। यानी तीनों, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, क्रमागत तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग समता का पहला प्रकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AB इक्वल टू PQ, साइड AB इक्वल टू साइड PQ, BC साइड इक्वल टू QR और AC साइड इक्वल टू PR, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी तीनों साइडें बराबर हो गई। अतः ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस यानी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल PQR। अब देखो ये कॉन्ग्रेंस का ये चिन्ह, ठीक है, देख रहे हैं, ये इक्वल बना है, इक्वल के ऊपर ये एस टाइप का लेटा है, ठीक है। ये एस टाइप की डिजाइन इसमें लेटी है। तो ये इसका और चाहे स्पष्ट देख लो, यानी इस प्रकार से ये तुम्हारा कॉन्ग्रेंट का हो गया, कॉन्ग्रेंस का यानी सर्वांग समता का। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PQR। तो ये पहली प्रकार की आपने सर्वांग समता पढ़ ली। समझ में आ गया ना, लिख लिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो, ठीक, ओके। अब दूसरी प्रकार की सर्वांग समता में हम आते हैं। दूसरी प्रकार की सर्वांग समता है भू को भू, भू को भू सर्वांग समता, यानी भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं और एक कोण, दो क्रमागत भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि आपस में बराबर है तो SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ठीक।
तो दो त्रिभुज ले लें, ठीक है, दो त्रिभुज फिर से ले लिए। एक त्रिभुज है ABC मान लो, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो दोनों त्रिभुजों में दो साइड, ठीक, जैसे साइड AB इक्वल टू साइड BQ, साइड BC इक्वल टू साइड QR, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। क्या दोनों में समानता है? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में साइड AB इक्वल टू साइड PQ, साइड BC इक्वल टू साइड QR, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, यानी दो साइड और एक एंगल, को भू, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। तो वह दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होते हैं, वो इस प्रकार से भू को भू सर्वांग समता में आ जाएंगे, मतलब भू को भू सर्वांग समता कहते हैं उसे, ठीक है। तो जब तीनों कंडीशन अपन ने देखी त्रिभुज ABC में, तो आता है त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR, ठीक। तो जिस प्रकार से तुम्हारी दूसरे प्रकार की सर्वांग क्षमता, पहली हो गई SSS यानी भू सर्वांग क्षमता, भू, ये होगी भू को भू सर्वांग क्षमता। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक, राइट। अब आता है तीसरी सर्वांग क्षमता क्या है? तीसरी सर्वांग क्षमता को भू को, यानी एंगल साइड एंगल, नाम से ही स्पष्ट है, दो कोण एक भुजा, वह दो त्रिभुज लिए ले रहे हैं, वह दो त्रिभुज फिर से वैसे ही ले लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। तो वह दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं, वो दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर होते हैं, वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज ले लिए हैं, यानी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में, दोनों में क्या चीज़ें मिल रही? मान लो कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, और साइड BC इक्वल टू साइड QR, ठीक, राइट। यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, पहली चीज़ ये बराबर हुई, एक कोण, पहला कोण, दूसरा हो गया एंगल ACR ABC में, और PQR में हो गया एंगल PRQ। तो दो एंगल हो गए, और साइड BC इक्वल टू साइड QR, त्रिभुज ABC में हो गया साइड BC और उसमें हो गया QR। तो आता है त्रिभुज ABC किसके द्वारा? ASA सर्वांग समता से। त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट हो गया
त्रिभुज पी क्यू आर, राइट। तो ये तुम्हारी तीसरी प्रकार की सर्वांग समता कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली हो गई एसएसएस, फिर दूसरी हो गई एसएएस और ये हो गई एएसए। ठीक, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। और अब देखिए चौथी और अंतिम प्रकार की, मतलब सर्वांग समता के में 4 प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, अब जो चौथी सर्वांग समता है वो है चौथी कर्ण यानी पहले तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज को हम लिख दिया राइट ट्रायंगल आर ले लिया इससे। फिर उसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और परपेंडिकुलर आर एच पी, इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो समकोण का ले लिया सा, फिर कर्ण का ले लिया का, सा का, और परपेंडिकुलर का ले लिया भुजा उसको साकाभू। ठीक है, साकाभू सर्वांग समता। ठीक है, किन्हीं भी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा यदि समान हैं तो वह आपस में सर्वांग सम होंगे। तो राइट ट्रायंगल बना देंगे। ये भी मान लो कि राइट ट्रायंगल ABC और PQR हैं। इसका एंगल राइट ट्रायंगल हो गया ACB और इसका हो गया PRQ, ABC PQR। ठीक, अब इसमें क्या है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में 3 चीज़ें देखना है। तो इसके राइट ट्रायंगल कौन कौन बराबर हैं? राइट ट्रायंगल ACB बराबर एंगल PRQ क्यों बराबर हैं? प्रत्येक के 90 अंश के यानी समकोण है। ठीक है, पहला तो हो गया ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। फिर दूसरा कर्ण भुजा बराबर होगी, इसकी कर्ण है यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ABC की भुजा कर्ण भुजा कौन सी हो गई? AB साइड इक्वल टू PQ साइड। फिर परपेंडिकुलर त्रिभुज ABC का AC इक्वल टू PR, PQR का हो गया PR। ठीक, तो इसमें कौन सी सर्वांग समता लग गई? RHP या साकाभू सर्वांग समता से आता है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार से 4 कंडीशन, ठीक है, सर्वांग समता की जो है 4 कंडीशन आपको बताई हैं। फिर से एक बार समझ लो। पहली भू 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 सर्वांग समता यानी SSS कॉन्ग्रेंस। दूसरी बताई थी हमने SAS कॉन्ग्रेंस यानी भुजा कोण भुजा, भू को भू। फिर बताई थी कोण भुजा कोण ASA कॉन्ग्रेंस। फिर बताई है साकाभू सर्वांग समता यानी RHP सर्वांग समता। तो कुल 4 प्रकार की सर्वांग समता बताई है। तो हमने बता दिया इस कंडीशन के हिसाब से, चारों कंडीशन के हिसाब से यदि 2 त्रिभुजों में 3 अंग समान होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उसके सभी अंग समान हैं यानी दोनों सर्वांग सम हैं। ठीक, राइट, ओके। तो इस प्रकार से सर्वांग समता के ये चारों रूलिंग यानी चारों इसके प्रकरण हमें याद रखना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर समरूपता पर चलते हैं।